Hello students, welcome to my channel CG Commerce Concept. So students, today we are going to start our new, the second part of the chapter consumer protection. In my previous video, we have already completed the concept of consumer protection. And so today students, we were discussing about the legal protection of कंज्यूमर्स, ठीक है, जिसमें हम लोग क्या है बेसिक्स जो है इसमें जो 10 हमारे रूल्स होते हैं हम उनको पढ़ेंगे, जो हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं कि वो जो 10 हमारी लीगल प्रोटेक्शन होते हैं वो कंज्यूमर के लिए क्यों इतने इंपॉर्टेंट है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. Okay, so the students, the first is so here you can see that the heading, that legal protection to consumers. Okay, so student, the first point is the consumer protection 1986. सबसे important स्टूडेंट्स, जितने भी ये 10 हम आज एक्ट पढ़ेंगे, इन एक्ट्स के ईयर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये अभी नहीं, आपके आगे भी आपको ये बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. ठीक है, तो स्टूडेंट, फर्स्ट थिंग इज द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. ठीक है, कब था ये, कब का है, कब आया था? 1986 का. इसका मेन मोटिव क्या था कि टू प्रोटेक्ट द कंज्यूमर्स. ओके, टू प्रोटेक्ट एंड प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ द कंज्यूमर्स. द एक्ट प्रोवाइड सेफगार्ड्स टू कंज्यूमर्स, यानी कि हमें कंज्यूमर्स को किसी भी तरीके का, ठीक है, अनफेयर प्रैक्टिसेस, यानी कि कोई गलत प्रोडक्ट मिल जाना, उनके साथ कोई चीटिंग होना, उनको एक्सप्लॉइट कर रहा है उन्हें, तो इन सारी चीजों से बचाने के लिए क्या बना, हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बना. कब बना था? 1986 में. ओके, तो दूसरा नेक्स्ट इज द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1982. ओके, तो नेक्स्ट बना था हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. कब बना था? 1982 में. तो ये एक्ट क्या कहता है? द एक्ट लेज डाउन द कंडीशन इन विच द प्रोमिसेस मेड बाय पार्टीज. ठीक है, ये जो एक्ट है वो किसके बीच में होता है? ये दो पार्टीज के बीच में होता है. ये क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है. टू अ कॉन्ट्रैक्ट विल बी बाइंडिंग ऑन ईच अदर, यानी कि वो दो लोगों को क्या करता है? बांध के रखता है. The act also specify the remedies available to parties in case of the breach of contract. और यही कॉन्ट्रैक्ट क्या करता है? रेमेडी देता है, एक सोल्यूशन देता है कि अगर कोई भी दोनों पार्टी में से कोई भी किसी को अगर चीट करता है या उसको कोई हानि पहुंचाता है, तो उसके लिए क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट बना है. The next is the Sale of Goods Act 1930. Okay, very very important student again. The Act provides some safeguards and reliefs to the buyers of the goods in case the goods purchased do not couple with express or implied conditions or warranties. यानी कि सेल्स ऑफ गुड एक्ट का मतलब ये है, आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं और वो उसकी, जैसे हम जो हमें पता है, हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं उसकी क्या होती है? कंडीशंस होती है, कुछ वारंटी होती है. और अगर वो अपनी उस कंडीशन या वारंटी के अकॉर्डिंग नहीं खरा उतरता है, कह सकते हैं, या उसकी वो अपनी कंडीशंस में इम्प्लाई नहीं करता है, तो उसके लिए क्या है? कौन सा एक्ट बना है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट. तो कब बना था? 1930 में. नेक्स्ट है द एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955. The act aims at controlling production, supply, and distribution of essential commodities. The act also provides for action against antisocial activities of profiteers, hoarders, and black marketers. Students, ये जो क्वेश्चंस है ना, इन क्वेश्चंस को ये अभी वैसे कुछ टाइम कुछ साल पहले ये डायरेक्ट भी पूछे गए, एंड अभी 1-2 साल से ये जो क्वेश्चंस है वो केस स्टडी के, उसमें केस स्टडी के बेसिस पे आते हैं. इसमें क्या है, आपको केस एक दिया होगा, आपके साथ क्या किया, कोई भी मैन है, पर्सन है, उसके साथ ऐसा-ऐसा हुआ है. ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, आपके सारे बारे में चीज़ें लिखी होंगी कि वो उसका ऐसे वो एक्सप्लॉइट हुआ, उसने ये प्रोडक्ट खरीदा था, बट उसकी वारंटीज़ और कंडीशंस क्या थे? उसका अकॉर्डिंग टू द जो उसने गुड्स परचेज़ किए अकॉर्डिंग नहीं थे, या उसको चीटिंग. तो आपको क्या, उन्हीं सारी चीज़ों से क्या होगा, आपको वो केस स्टडी में पहचानना पड़ेगा ये एक्ट के कौन से एक्ट के बारे में बात कर रहे हैं. ओके, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट भी क्या कहता है कि एक्ट का क्या मेन एम है कि हमारे जितना भी प्रोडक्शन होता है, सप्लाई होती है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, हमारी कमोडिटीज का, यानी कि चीजों का, उस पर वो क्या कर सके? कंट्रोल कर सके. किस तरीके का कंट्रोल? अगर हम कोई भी डुप्लीकेट चीज बनाते हैं, या कोई भी उसके जैसा ही कोई भी कोई भी ऐसा सामान देते हैं लोगों को, जिससे लोग क्या होते हैं, लोगों के साथ चीटिंग हो जाती है. हम सोचते हैं कि हमने ओरिजिनल लिया है, बट वो एक्चुअली में क्या है? वो ओरिजिनल नहीं होता है. तो इस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो कम कर सके, उसके लिए बना है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट. नेक्स्ट आते हैं द एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्किंग एक्ट 1937. ये एक्ट कहता है द एक्ट प्रिस्क्राइब्स ग्रेड स्टैंडर्ड्स फॉर एग्रीकल्चर कमोडिटीज एंड लाइवस्टॉक प्रोडक्ट्स, यानी कि जो भी हमारे सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, लाइव स्टॉक होता है, उनको क्या है? उनको भी एक क्या होना चाहिए? उनको भी एक मार्क मिलना चाहिए, उनको भी एक पहचान मिलनी चाहिए.
उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, द क्वालिटी मार्क प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट इज नोन एज एग मार्क। जैसे हम लोग कोई भी इलेक्ट्रॉनिक लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें आईएसआई मार्क है कि नहीं, ऐसे ही हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, एग मार्क होता है, ठीक है, जिसके लिए क्या है, हमारे एग्रीकल्चर जितने भी हमारे एग्रीकल्चरल मार्केटिंग के लिए में हमारे उसके बारे में यूज किया जाता है। प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, ठीक है, दैट इज ऑफ 1954। ये क्या कहता है, द एक्ट एम्स टू चेक एडल्ट्रेशन ऑफ फूड आर्टिकल्स एंड इंश्योर देयर प्योरिटी सो एज टू मेंटेन द पब्लिक हेल्थ। फूड एडल्ट्रेशन एक्ट क्या कहता है कि हमारा जो भी फूड है उसको क्या करना चाहिए, चेक करना चाहिए यूज करने से पहले, उसको प्रोडक्ट को देने मार्केट में लाने से पहले, जिससे क्या हो, हम लोगों की हेल्थ को ध्यान रख सके। Now the next is the Standards of Weights and Measures Act 1976. It provides protection to consumers against the malpractices of underweight or undermeasure. अब हम 1 किलो की चीज लेने जाते हैं लेकिन हमें पता चला कि वो 1 किलो की तो है नहीं, वो कितना 950 ग्राम निकली, या सबसे बड़ी चीज जिसको हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर के सिलेंडर में क्या होता है कि उसमें होता है 14.2, लेकिन क्या होता है वो कभी कभी कम निकलाता है। तो इस तरीके की चीजें जो होती हैं, ठीक है, तो हम उसमें अपने अपनी जो लीगल हम उसमें कंप्लेन कर सकते हैं, जो हमारे हमारे राइट्स है, लीगल राइट्स है, उसके लिए एक्ट बना है। तो वो कौन सा एक्ट है, द स्टैंडर्ड्स ऑफ वेट एंड मेजर्स एक्ट। ओके, कम टू द नेक्स्ट इज द ट्रेडमार्क एक्ट 1999। दिस एक्ट हैज रिपेल्ड एंड रिप्लेस्ड द ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट 1958। ठीक है, यानी कि पहले एक एक्ट था जिसका नाम था ट्रेड एंड मर्चेंडाइज एक्ट, ठीक है, जिसको चेंज करके क्या कर दिया गया 1999 में, द ट्रेडमार्क्स एक्ट। ये एक्ट का काम क्या है, the act prevents the use of fraudulent marks on products and thus provides protection to the consumers against such products। ठीक है, जैसे आप कोई भी ओरिजिनल प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो उस पे आ जाता है, उस पे आपने कभी भी टीवी पे भी देखा होगा, ठीक है, कि उस पे लिखा होता है कि यही वाला प्रोडक्ट खरीदे जिसपे इस तरीके का मार्क हो, डुप्लीकेट से सामान लेने से बचे। ठीक है, तो ये ट्रेडमार्क क्या होता है, हर किसी का एक ट्रेडमार्क होता है जिसको कोई भी यूज नहीं कर सकता, और अगर कोई यूज करता है, अगर आपको सब पता चलता है, तो आप क्या करोगे, आप अपने प्रोडक्ट के लिए अवेयरनेस दोगे, मेरा प्रोडक्ट तो सिर्फ ये है और उसका मार्क ऐसा है, तो इसलिए ऐसे मार्क के प्रोडक्ट को लेने से बचे। सेकंड चीज आपके मन में आ रही होगी कि कोई भी अगर मेरा ट्रेडमार्क यूज कर लेता है तो मुझे कैसे पता चलेगा या मैं क्या कर सकती हूँ। तो इसमें क्या होता है कि अगर मेरा कोई ट्रेडमार्क है और उसको आप यूज करके मार्केट में सेल कर रहे हो, ये बोल के कि वो ओरिजिनल है, तो क्या हो सकता है, अगर मुझे ये पता चलता है तो मैं उसके अगेंस्ट में क्या कर सकती हूँ, कंप्लेन एफआईआर कर सकती हूँ। ओके, द नेक्स्ट इज द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। This act has repealed and replaced the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969। ओके, तो MRTP एक्ट था जिसको क्या किया, चेंज किया गया और उसका नाम क्या रखा गया, तो कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। इस नाम से समझ आ रहा है कि क्या कौन सा एक्ट है। ये क्या बताता है, द एक्ट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द कंज्यूमर्स इन फॉर्म्स व्हिच हैम्पर कंपटीशन इन द मार्केट। ठीक है, ये आपको क्या करता है, आप जब प्रोडक्ट अपना सेल करते हो, अपना प्रोडक्ट बनाते हो, तो ऑब्वियसली कंपटीशन क्या होता है हमारे मार्केट में, उसका हाई कंपटीशन हो जाता है आपके प्रोडक्ट के साथ, और उस तरीके की चीटिंग ना हो, कोई गलत प्रोडक्ट ना दे, इसके लिए एमआरटीपी एक्ट यानी कंपटीशन एक्ट बनाया गया है। Okay, the last is the Bureau of Indian Standards Act 1986. Okay, the Bureau has two major activities: formulation of quality standards for goods and their certification through the BIS certification scheme. तो जो BIS की क्या है, दो मेजर एक्टिविटीज है। पहला क्या है, फॉर्मुलेशन, दूसरा क्या है, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ गुड्स, यानी कि हम अपना मार्केट में गुड्स तो दे रहे हैं लेकिन क्या उसका स्टैंडर्ड किस तरीके का है, इसके लिए द ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स बनाया गया है। मार्केट में कोई ऐसी चीज तो नहीं बेच रहे हैं कि जो लोगों के हेल्थ के लिए खराब हो, या जो चीज बच्चे के लिए होनी चाहिए और उसमें कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जो बच्चे के लिए हार्मफुल हो। यानी कि हर एक अपने अपने प्रोडक्ट को चेक करने के लिए ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड एक्ट बनाया गया है, मार्केट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का स्टैंडर्ड जो है वो खराब ना हो। सो मैन्युफैक्चरर्स आर परमिटेड टू यूज द आईएसआई मार्क ऑन देयर प्रोडक्ट, और इसी के लिए क्या है, हम आईएसआई मार्क लगाते हैं, यानी कि ये पूरा जो हमारा प्रोडक्ट है मार्केट में आने से पहले वो क्या किया जाता है, अच्छे से चेक किया जाता है, ताकि इसमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम जो हमारे कंज्यूमर को ना हो। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे आज के सारे एक्ट, and these are very 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 important acts students, and still if you have any queries regarding these acts, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं सिटी कॉमर्स कॉन्सेप्ट्स के नाम पे। एंड स्टूडेंट्स, अगर यदि आपको कोई अपना इशू है रिगार्डिंग कॉमर्स, आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डेफिनेटली आपके उस क्वेरी को जरूर सॉल्व करूंगी। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू।